वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पर अब फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मोस्टली सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, मास्टर वीडियो कह लीजिए या वन शूट वीडियो कह लीजिए, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर एक यूनिट पूरी कंप्लीट। क्लियर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था जब ये सरप्राइज ओपन किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे हमें उतनी ही या उससे ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से ये बात कहूँगा एक बार और, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है पॉसिबल उतना शेयर कीजिए। जितनी भी जो आपको पीडीएफ मतलब जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं उन सबकी जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, आप जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, उसकी वीडियोस आप वहाँ से सुन लीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि एक बार ध्यान से सुनेंगे, नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, मैं सभी की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उनका फीडबैक ज़रूर देंगे कि कैसा वो पढ़ा रहे हैं या कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर कोई सजेशन है वो आपकी तरफ से तो किसी भी टीचर के लिए हो तो आप कमेंट करके वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। दूसरी चीज़ मैंने बता दी है, सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। मैंने जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी इंपॉर्टेंट वो मैंने दे दी है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका कोड है BEC 101, या सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो 201। इसका मास्टर वीडियो या वन शूट वीडियो यानी कि फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर आपको कवर कराने वाला हूँ। सिलेबस आपके सामने है यूनिट 1 का। मैं सिलेबस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये रिविज़न के तौर पर आपको दी जा रही है ताकि आप एग्ज़ाम टाइम से पहले एकदम बहुत अच्छे से रिविज़न कर सकें। जिसने पढ़ रखा है सब्जेक्ट पहले से उसका तो रिवीजन बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ ध्यान से सुनेगा अगर वो, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो होगा, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में बेसिक है, ये मैंने सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर रख ली है, ये एग्जाम में नहीं आएगी, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ आपको। डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, बस बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख लिया है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या करते हैं हम, विच डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं किसी मटेरियल में उनके साथ डील करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके यूटिलाइजेशन का हम जो भी है, यानी कि उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनका बोल लीजिए, या उनका यूटिलाइजेशन का जो भी है कि क्या कैसे उनको हम यूटिलाइज करते हैं कहाँ पर, तो उन सब की स्टडी करते हैं हम कहाँ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। मैं ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है या कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल आता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो एक बेसिक डिफरेंस पूछ लेगा, डिफ्रेंशिएट द मटेरियल्स, जो भी हमारे जितने भी टाइप के हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। दूसरा क्या पूछेगा कि इनका डिफ्रेंशिएट तो कराएगा लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो अगर मैं बेसिक सी बात करूँ तो जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हम बेसिकली कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली है क्या कि जो हम आसपास जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, एक तो होती है हमारी कंडक्टर, एक होती है हमारी इंसुलेटर और एक होती है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर को हम मेटल भी बोलते हैं, इंसुलेटर को हम नॉन मेटल बोल देते हैं, और देन हमारा लास्ट क्या है, सेमीकंडक्टर। क्लियर। कंडक्टर को अगर मैं डिफाइन करूँ सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ कंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है, तो ऐसे मटेरियल जिनमें करंट ईजिली फ्लो हो जाता है। बाकी अभी और मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। अभी जो डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में, तो कम से कम 4-5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो जाएगा कि कंडक्टर्स वो मेटल्स होते हैं जिनमें करंट ईजिली फ्लो हो जाता है, और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता आइडियली। ठीक है,
लास्ट हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, सम स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए उनमें करंट फ्लो हो जाता है, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो होता। और जब उसमें करंट फ्लो हो जाता है तो वो कंडक्टर की तरफ वर्क करता है, और जब करंट फ्लो नहीं होता तो वो इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। दूसरा, मैं यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मतलब जो क्लासिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ वो दो टाइप से बताने वाला हूँ। एक तो मैं बताऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर। तो दो डिफरेंस यहाँ से हो जाएंगे, एक मैंने डेफिनेशन का बता दिया, दो डिफरेंस यहाँ से हो जाएंगे। तीसरा डिफरेंस इनके एग्जाम्पल्स का हो जाएगा। चौथा डिफरेंस इनके एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करने का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 4-5 डिफरेंस आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो कौन कौन से, सबसे पहले अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ, किसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, तो जो भी मटेरियल्स हमारे होते हैं उनके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है किस तरह से, उसका एक तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, देन उसके बाहर क्या होते हैं, यहाँ पर ऑर्बिट्स होते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ऑर्बिट होते हैं, क्लियर। अब इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दूँ किसी भी मटेरियल का, सिलिकॉन अगर यहाँ पर हम ले लें, सपोज करो ये क्या हमारा सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी कि कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर हम जो ड्रॉ करते हैं, जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर हमारे वो मेटल्स होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, लेस देन 4, यानी कि यहाँ पर जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इसमें 4 से कम क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। और अगर इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल एक तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 2, एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, 3। क्लियर, ये बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से तीनों के लिए हम डिफरेंस बना देंगे। एक तो ये वाला कि लेस देन 4, ग्रेटर देन 4, इंसुलेटर में ग्रेटर देन 4 होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इक्वल टू 4 होते हैं। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर जो बनाया ना, ये सिलिकॉन, ये क्या हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर, चलिए मैं आगे बताता हूँ। अब इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल भी बोल देते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो ग्रेटर देन 4 होते हैं, यानी कि 4 से ज़्यादा होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, नियॉन हो गया। नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5 होते हैं, सल्फर के कितने होते हैं, 6 होते हैं, और नियॉन के कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जब डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस में क्या लिखोगे कि जो इंसुलेटर होते हैं हमारे उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ग्रेटर देन 4 होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, सल्फर और नियॉन, बस इस तरह से लिख सकते हो। ऐसा नहीं बताने की जरूरत, इनको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसके कितने होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बताया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, इक्वल टू 4, यानी कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने बताया इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कैसे दोनों की प्रॉपर्टी, जब सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है, और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो दोनों की प्रॉपर्टी हो गई। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि द मटेरियल हैज़ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर प्रॉपर्टीज एंड इज यूजली ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन इसका एग्जांपल होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है उसका आंसर। देन हमारा क्या होता है, सिलिकॉन, और एक हमारा क्या होता है, जर्मीनियम। तो सिलिकॉन भी हमारा ऐसा मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जर्मीनियम भी और कार्बन भी। लेकिन जब हम डायोड ड्रॉ करते हैं, डायोड डिज़ाइन करते हैं, तो डायोड में हम सिलिकॉन और जर्मीनियम मोस्टली ये यूज़ करते हैं, और कार्बन तो हम यूज़ करते ही नहीं है। तो डायोड को डिज़ाइन करने के लिए हम कार्बन यूज़ नहीं करते, सिलिकॉन और जर्मीनियम यूज़ करते हैं। तो कार्बन क्यों नहीं करते, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, क्लियर, बाकी फिर मैं कमेंट में इसका आंसर आपको बता दूंगा जब आप पहले आपके आंसर्स देख लूँगा, कुछ पहले देखता हूँ कितने आंसर दे पाते हैं इसका। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूँ अब एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर, तो सबसे पहले मैं एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। मैं बस बता देता हूँ आपको एक्चुअल में होते क्या है एनर्जी बैंड्स। देखो एक्चुअल में क्या है, ये एक मार्कर है, किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक एक मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, इंसुलेटर। ठीक है, या नॉन मेटल। अब होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
या कोई मेटल की रॉड ले लो, मेटल की रॉड होगी तो वो क्या हो गया हमारा कंडक्टर, उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास अपनी एक एनर्जी होती है, तो हम उसकी एनर्जी को, जैसे स्टेशनरी है तो उनके पास कम एनर्जी है जो भी है, मतलब या एनर्जी बिल्कुल नेग्लेजिबल है, उसके बाद हम उनको सप्लाई देते हैं, सप्लाई देकर उनकी एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं। तो एनर्जी इंक्रीज़ होने पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, तभी हमारी करंट फ्लो होती है किसी भी मटेरियल में। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर, उनकी एनर्जी के बेसिस पर, यानी कि उनकी एनर्जी को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे इस तरह से या इस तरह से, ये कोई एक मटेरियल है, यहाँ पर विजिबल होगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये कोई एक मटेरियल है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, विजिबल है। क्लियर? अब ये मटेरियल है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने उनको क्या किया, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। टू कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर दिया, एक ये बना दिया यहाँ पर, और एक क्या बना दिया यहाँ पर, ये बना दिया इस तरह से। तो अब हमने दो तरह से कैसे डिवाइड किया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी के हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास हमारी क्या है, कम एनर्जी है, तो वो हमारे किस बैंड के अंदर होंगे, इस बैंड के अंदर होंगे। ठीक है, और जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो किसके पास होंगे, इस बैंड के पास होंगे। अब ये बैंड कौन से हैं, ये कहलाता है हमारा वैलेंस बैंड, और ये क्या कहलाता है हमारा कंडक्शन बैंड। क्लियर? ये कंडक्शन बैंड होता है हमारा, ये वैलेंस बैंड होता है। तो यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास लोअर एनर्जी होती है तो वो कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं। और जब हमें किसी मटेरियल में करंट फ्लो करानी है तो हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लेके जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। वैलेंस बैंड में लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास हायर एनर्जी है, वैलेंस बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास लोअर एनर्जी है। इनका भी मैं बताऊंगा कि किसके पास कितनी होती है, कौन से मटेरियल में कितनी होती है, या कितना इनके बीच में गैप होता है। अब ये जो बीच में गैप होता है ना, इसको हम एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था, एक मटेरियल था, कोई सा भी मटेरियल हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हमने दो कैटेगरी में, बैंड एक्चुअल में होता क्या है, बैंड एक रेंज होती है। क्लियर? बैंड किसको बोलते हैं, हम एक रेंज को बोलते हैं। तो हमने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो एनर्जी है, एनर्जी की जो रेंज है, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मत मान लेना, जैसे 0 से लेके मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कुछ इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो है 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा वाले जो इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये मान लेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब हमें ये है कि अब हमें ये क्लियर हो गया कि कंडक्शन बैंड में हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हमारे इनिशियली देखें हम, तो जो भी मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। उनको हम सप्लाई देते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी इनकी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होती है तो वो कंडक्शन बैंड में मूव कर गए। फिर एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब एनर्जी इतनी थी, फिर हमने उनको एनर्जी दी तो वो मूव करके यहाँ पर पहुँच गए, यानी कि वो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो वो कंडक्शन बैंड में पहुँच गए। ठीक है, और जब किसी के पास एनर्जी होगी तभी वो मूव करेगा। यानी कि हम खाना वाना खाते हैं, खाना वाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए, ताकि हम इधर उधर मूव कर सकें, कॉलेज जा सकें, पढ़ सकें, पढ़ा सकें। ठीक है, कब कर रहे हैं हम ये काम, सारे काम जब हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से मिली हमें, खाना खा के। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इनको एनर्जी कहाँ से देते हैं हम, सप्लाई दे के, और सप्लाई जब इनको देंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और जब कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे तो ये वहाँ पर क्या करेंगे, जाके स्कैटरिंग करेंगे। स्कैटरिंग मतलब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन करेंगे, मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो तभी हम कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता है या कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो किसी मटेरियल में, उस मटेरियल में तभी करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब ये जो बीच में जो स्पेस मैंने दिखाया है इन दोनों बैंड के बीच में, क्या है कि देखो 0 से लेकर 5, यानी कि एक रेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे वैलेंस बैंड में है। देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। तो बीच में जो अगर मैं बोलूँ कितनी एनर्जी का स्पेस बच रहा है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो एक्चुअल में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी बोल देते हैं या एनर्जी बैंड गैप भी बोल देते हैं उसको। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर? तो यही हमारा एनर्जी बैंड होता है या एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए, यानी कि कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए, तीनों के लिए डिफरेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में होगा, हैज़ डेफिनेट एनर्जी, उसके पास डेफिनेट एनर्जी होगी कोई। व्हेन एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर एज इन सॉलिड, एन एटम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स फ्रॉम अदर एटम्स
Hence, an electron in any orbit can have a range of energies rather than single energies. These range of energy levels are known as energy bands. तो ये जो एनर्जी लेवल्स मैं बता रहा हूँ अलग अलग डिफरेंट के पास डिफरेंट एनर्जी होंगी, तो अलग अलग लेवल जो हो गए वही हमारे क्या कहलाते हैं, एनर्जी बैंड कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इनको आप पढ़ लेंगे बहुत ईजी। कोई मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, बुलेट्स फॉर्म में लिखे हैं, ताकि आप इजीली इनको पढ़ के समझ सकें। क्लियर। अब मैं अगर बात करूँ, ये हमारा बैंड डायग्राम हो गया जो मैं भी आपको बता रहा था, ये कंडक्शन बैंड हो गया यहाँ पर, ये वैलेंस बैंड हो गया, और ये बीच में फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप हो गया। क्लियर। ये एनर्जी लेवल हो गया, ये ईवी क्या है, वैलेंस बैंड की जो हायर एनर्जी है उसके वो हो गई, ईसी क्या है, कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी हो गई। क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ पर। ये बहुत ईजी जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही डायग्राम है यहाँ पर। क्लियर, ये बहुत समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इनका जो हमने एनर्जी बैंड तो पढ़ लिया, अब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं जो मटेरियल्स हमारा किसके बेसिस पर, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर भी हमारे क्या होते हैं, एक तो कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेम होते हैं। ये डिपेंड किस पर करता है, जो हमारा गैप है बीच में, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है ना, ऊपर कंडक्शन बैंड नीचे क्या वैलेंस बैंड, उनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है उसके साइज, उसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं तीनों। अगर दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, यानी कि इस तरह से, या ओवरलैप भी कर जाते हैं एक दूसरे को, तो वो मटेरियल्स हमारे कौन से होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। अगर गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉरबिडन बैंड गैप बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में, तो वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। और अगर मॉडरेट है, कंडक्टर से ज़्यादा और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से कम, तो वो हमारा क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पर आपको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डीपली पढ़ाने लग जाऊँगा तो ये मास्टर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग भी लगने लगेगा। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या है, एक्चुअल में कंडक्टर में ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पर, ये क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई इस तरह से। तो कंडक्टर में क्या है एनर्जी बैंड डायग्राम में, ये तो वैलेंस बैंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, बल्कि यहाँ से ऊपर तक इस तरह से, और ये कंडक्शन बैंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पर क्या है, कोई फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। और जब गैप ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एकदम हल्के से हम सप्लाई देंगे तो एकदम ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजिली पास कर जाता है कंडक्शन बैंड में, और इजिली करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कंडक्टर में इजिली करंट फ्लो हो जाता है एकदम। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर वही हो गया, हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम, सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में जो बैंड गैप है ना वो ज़्यादा होता है, ये बैंड गैप है। इसमें पिछले वाले में क्या था, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग मतलब ये दोनों इस तरह से हैं। या अगर मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूँ, ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड में दोबारा सही कर देता हूँ। चलो ये इसमें सही नहीं हो रहा, फिर भी मतलब इसमें समझ लो। ठीक है, ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा सही से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ओवरलैप कर गया। यानी कि जो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है ये है कि कंडक्शन बैंड यहाँ से इस तरह से यहाँ तक है, और जो वैलेंस बैंड है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ से इस तरह से यहाँ तक है। ठीक है ना, क्लियर। तो दोनों ओवरलैप कर गया। और अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या है, ये गैप है, यानी कि जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ से यहाँ तक है, इतना दिखाया गया है इसमें, और जो वैलेंस बैंड है वो हमारा यहाँ से इस तरह से यहाँ तक है, और ये जो बीच का है ये क्या है, हमारा फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है। और जो इंसुलेटर होता है इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है। क्लियर, इसमें मैंने बताया कंडक्टर में तो होता ही नहीं है, इंसुलेटर में कितना होता है, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इसकी एनर्जी यानी कि जो होती है, यानी कि इसको हम एनर्जी बैंड गैप की जो एनर्जी होती है उसे हम ईजी से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितनी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गैप होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। क्लियर। देन अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वो है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमारा क्या होता है, मॉडरेट गैप होता है, ऑलमोस्ट कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, यानी कि हम इसको वेरी करा सकते हैं, 1 के आसपास होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अगर मैं यही बात करूँ सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूँ जर्मीनियम की, तो जर्मीनियम के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट, जर्मीनियम का और भी कम होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर मॉडरेट गैप है तो हम चाहें तो उसको एनर्जी इतनी दे दें। मैंने स्पेसिफिक कंडीशंस की बात की थी, तो यहाँ पर 2 स्पेसिफिक कंडीशन हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो टेम्परेचर राइज करके, और दूसरा क्या है, डोपिंग करा के। ठीक है, डोपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है आगे जब आएगा मैं डोपिंग भी आपको बताऊंगा क्या होती है डोपिंग, डिप्लीशन लेयर में हम बात करेंगे, या
आगे बात करेंगे डोपिंग क्या होती है, ठीक है। इम्प्योरिटी ऐड कराना होती है बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये एनर्जी बैंड गैप हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और अगर सिलिकॉन के लिए डायरेक्टली पूछ रहा है तो वो कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मीनियम के लिए पूछ रहा है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो ये सेमीकंडक्टर का हो गया। तो तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर। तीनों के एनर्जी बैंड गैप की जो कितना होता है वो लिख सकते हैं, तीनों के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। तो इतने सारे डिफरेंस हो गए हमारे, हम 4-5 डिफरेंस बहुत इजीली लिख लेंगे और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अब अगले की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको पहले, थोड़ा सा क्या है एक्चुअल में, है क्या कि हमारे जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, मटेरियल्स को हमने क्या किया 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा कंडक्टर, दूसरा हमारा होता है इंसुलेटर, और तीसरा हमारा क्या होता है सेमीकंडक्टर। क्लियर। अभी जो सेमीकंडक्टर है इसको हम फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। क्लियर। अभी जो एक्सट्रिंसिक होता है ये फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा एक्सट्रिंसिक में एक तो एन टाइप होता है और एक होता है हमारा पी टाइप। क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन है ओवरऑल मटेरियल का। तो हमें मेनली जो पढ़ना है वो हमें यहाँ से चलना है मटेरियल से। और हम क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? हमें एन टाइप और पी टाइप चाहिए, क्योंकि हमें आगे बनाना है डायोड, और डायोड को बनाने के लिए हम एक एन टाइप मटेरियल लेते हैं और एक पी टाइप मटेरियल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं मटेरियल्स की। बस ये छोटा सा एक रीज़न है मटेरियल की स्टडी करना, क्योंकि हमें एन टाइप और पी टाइप पे पहुँचना है। तो हम यहाँ तक तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सटेंसिक। थ्योरी लिखी हुई है, पीडीएफ मिल जाएगी, मैं बस यहाँ पर आपको ओरली बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरे एक एक वर्ड को। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, सबसे पहली बात ये प्योर इन फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं सीधा से एक एग्जांपल जो हमेशा लेता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, दूध और पानी का एग्जांपल, ठीक है। अगर हमारा दूध बिल्कुल प्योर है एकदम, तो वो क्या है? हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। क्लियर। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर उस दूध में मैं पानी मिला दूँ तो हमने क्या किया, जो प्योर फॉर्म थी उसमें इम्प्योरिटी ऐड करा दी। जो एक मटेरियल था प्योर फॉर्म में उसमें दूसरे टाइप का मटेरियल मिला दिया, तो वो क्या हो गया? इम्प्योर मटेरियल हो गया। तो वो जो इम्प्योर मटेरियल बना वो कौन सा मटेरियल हो गया? हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया। बात समझ में आ गई। यानी कि जो प्योर फॉर्म में होते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। या दूसरी तरह से अगर मैं बोलूँ, जो प्योर हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और अगर उनमें ही हम डोपिंग करा दें, आप समझ गए होंगे डोपिंग क्या होता है। देखो, डोपिंग एक्चुअल में होता है कि किसी भी प्योर मटेरियल में इम्प्योरिटी को ऐड कराना, यानी कि किसी एक टाइप के मटेरियल में दूसरा डिफरेंट टाइप का मटेरियल ऐड कराना, मिक्सिंग कराना, वही हमारा क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर इन फॉर्म है, यानी कि जो प्योर है, तो उसमें अगर हम कोई डोपिंग करा दें, यानी कि कोई इम्प्योरिटी ऐड करा दें, तो जो नया मटेरियल बना मिलावट के बाद, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। प्योर कैसे बोल रहे हैं हम इसको? प्योर किस फॉर्म में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? जैसे मैंने दूध और पानी का एग्जांपल तो आपको बता दिया, लेकिन प्योर कैसे? ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनके ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 4। या सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ, जैसे सिलिकॉन ही है हमारा, सिलिकॉन का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, सिलिकॉन का अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो सिलिकॉन हमारा इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो सिलिकॉन में एक्चुअल में होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, कंप्लीटली स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल हमारा यहाँ पर ब्लैंक नहीं बचता। तो इसलिए ये किस फॉर्म में हो गया? प्योर इन फॉर्म हो गया। तो ये कौन सा मटेरियल हो गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया। ऐसे इसका दूसरा एग्जांपल, यानी कि इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हो गए? सिलिकॉन, और दूसरा क्या होता है? जर्मीनियम, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो जर्मीनियम भी ऐसे ही, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या कर लेते हैं? कंप्लीटली बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, उसमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं बचता, तो वो भी क्या होता है? प्योर इन फॉर्म होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा? सेमीकंडक्टर मटेरियल जो सिलिकॉन है, इसमें हमने डोपिंग करा दी, इसमें हमने फॉस्फोरस ऐड करा दिया, इसमें हमने बोरोन के एटम ऐड करा दिया, इसमें हमने एंटीमनी ऐड करा दिया,
तो कोई डिफरेंट टाइप का जब मटेरियल ऐड कराया इसमें हमने तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब जब प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो ये नया मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब नया मटेरियल बना तो वो कौन सा कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। बात क्लियर यहाँ तक। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है, जो हम इसमें डोपिंग करा रहे हैं प्योर फॉर्म में, अगर हम डोपिंग कराएं पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, ये आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्या होते हैं पेंटावेलेंट, क्या होते हैं ट्राइवेलेंट। ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास वो पेंटावेलेंट, और जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो ट्राइवेलेंट कहलाते हैं। तो इसमें जो हम डोपिंग कराते हैं इंट्रिंसिक में तो वो दो टाइप की कराते हैं, या तो पेंटावेलेंट मटेरियल की या ट्राइवेलेंट मटेरियल की। तो जब इसमें हम पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं तो उस टाइम पर जो मटेरियल बनता है, जो प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद नया मटेरियल बनता है, वो हमारा कहलाता है एन टाइप। और जब हम इसमें ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं, यानी कि ऐसा मटेरियल ऐड कराते हैं जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, तो जो नया मटेरियल बनेगा, नई प्रॉपर्टी चेंज होकर जो नया मटेरियल बनेगा वो कहलाएगा पी टाइप। अब ये पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट एक्चुअल में है क्या, तो मैं दोनों यहाँ पर आपको एक नई स्लाइड पे बता देता हूँ, दोनों के लिए एक साथ ही यहाँ पे डायग्राम बना के। जैसे सपोज करो ये सिलिकॉन है हमारा, सिलिकॉन, ठीक है। वैसे मैंने शायद ड्रॉ भी कर रखा है, उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूं, यहाँ पर ये सिलिकॉन है, इसमें मैं यहाँ पर कौन सा मटेरियल ऐड करा दूं, पहले पेंटावेलेंट ऐड करा लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या ऐड कराया, यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस ऐड करा दिया। अब फॉस्फोरस के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इस तरह से 4 होगा, ये 5 मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये जो 4 हैं ये तो सिलिकॉन के जो एटम्स हैं या जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ये पेयरिंग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसी सिलिकॉन के और भी इधर पेयरिंग कर लेंगे इस तरह से, सब पेयरिंग कर लेंगे। तो एक पर्टिकुलर एक एटम के लिए बोलें तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस के लिए यहाँ पर एक हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बच गया हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या बचा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। जब हमने पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कराई तो वहाँ पर क्या बचा, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरा सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या ऐड करा दिया, बोरोन ऐड करा दिया। बोरोन के पास कितने हैं, 3 हैं। तो एक क्या है, अब देखो एक होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले मैं। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, जब ये यहाँ से कहीं पर जाएगा मूव करके, तो जो जहाँ पर जाएगा यहाँ पर कोई ब्लैंक स्पेस होगा, तो ये जब जाएगा एक जगह से मूव करेगा दूसरी जगह पर, तो ये दूसरा ब्लैंक स्पेस जहाँ पर लेगा तो वो जो ब्लैंक स्पेस था वो हमारा होल कहलाता है। और जब ये मूव करके यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो इसकी स्पेस ले लेगा और जहाँ से गया वहाँ पर एक स्पेस छोड़ के चला जाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, होल बोल देते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो होल एक्चुअल में क्या है, होल एक्चुअल में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ब्लैंक स्पेस है। यानी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, अब मैं इधर भी स्पेस है, चारों तरफ स्पेस है, ठीक है। तो यानी कि मैं चारों तरफ होल्स है। अब मैंने ये जगह ले ली यहाँ पर, तो मैंने होल्स की जगह ले ली और जहाँ से मैं हटा वहाँ पर एक जगह ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गया, तो वो क्या हो गया, होल हो गया। क्लियर। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा इधर मूव करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो हमारा होल इधर मूव कर रहा है, जब भी तो होल इधर आए तो डायरेक्शन करंट की क्या है, यही है। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और होल की अगर बात करें होल के रेस्पेक्ट में तो होल के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो जैसे ये बोरोन था, हमने यहाँ पर बोरोन ऐड कराया, तो बोरोन क्या है यहाँ पर, बोरोन के यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पर बच जाएगा। ये तो पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, और ये हमारी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये वाली जो पेयरिंग है ये हमारी नहीं हो पाएगी, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक होल है, खाली स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर खाली इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री स्पेस है, तो हमारा यहाँ पर क्या रह जाता है, ये फ्री होल रह जाता है, यहाँ पर फ्री होल, ठीक है। तो यही हमारा है बस यहाँ पर। तो ये वाला जो मटेरियल है हमारा, ये वाला हमारा एन टाइप हो जाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और ये वाला हमारा क्या हो जाता है, होल रह जाता है जिसमें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पी टाइप हो जाता है, ठीक है। क्लियर। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सेप्टर आयंस कहलाते हैं, यानी कि जो लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें हमारे एक्सेप्टर आयंस होते हैं, इसमें डोनर आयंस होते हैं, डोनर आयन जो देने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने बता दिया आपको, इंट्रिंसिक भी बता दिया और एक्सट्रिंसिक भी यहाँ पर समझा दिया है। मैं दिखा देता हूँ आपको अब, ठीक है। ये इंट्रिंसिक के बारे में लिखा हुआ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हो गए जो मैंने आपको बताए ही हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये एक्सट्रिंसिक चलो नहीं है उसका,
अगर उसका भी अगर मैं बात करूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सिलिकॉन का रूम टेम्परेचर पे आप बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं, मैंने बनाया था, अभी देख लेता हूँ मैं, है क्या ये वाला। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। कहाँ पर बना सकते हैं, लो टेम्परेचर पर। अगर रूम टेम्परेचर पे दिखाना है तो इसमें हमारा जो प्योर फॉर्म में है, जैसे सिलिकॉन है तो प्योर फॉर्म में है ये इस तरह से। तो ये किस पर है, ये हमारा लो टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे भी अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। वैसे इतना डीपली नहीं जाना तुम्हें। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन स्किप कर जाएगा यहाँ से, बॉन्ड ब्रेक होगा और करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। और ये मैंने आपको बताई दिया इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की मैं बात करूँ तो मैंने बताई दिया, आपको समझाई दिया, ये एन टाइप और पी टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। एन टाइप हमारे ये हो गया जिसमें आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और फॉस्फोरस। मैंने फॉस्फोरस ही लिया है वहाँ पर एन टाइप में, यानी कि पेंटावेलेंट एटम यूज़ करते हैं हम। और पी टाइप में हमारा गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, मैंने वहाँ पर बोरोन का ही लिया है वहाँ पर। ये ट्राइवेलेंट हमारे होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो दोनों के मैंने स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर बता दिए, तो स्ट्रक्चर वहीं से ड्रॉ कर लेंगे। और अच्छे से बनाना चाहेंगे तो और अच्छे से बना लेंगे, पूरा प्रॉपर डायग्राम अगर बना के आएंगे एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब यहाँ पर भी एक और सिलिकॉन का दिखा देंगे, यहाँ पर भी सिलिकॉन सिलिकॉन और सिलिकॉन इस तरह से, तो एक पूरा स्ट्रक्चर सा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसे इतना हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स कंप्लीट हो चुका है। हम पी टाइप एन टाइप पर पहुँच चुके हैं। देन अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है पीएन जंक्शन डायोड। हमने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल तक पहुँच चुके हैं, अब हमें बनाना है डायोड। तो डायोड एक्चुअल में क्या है, डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, पी टाइप और एक एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब सिंपली ज्वाइन करते हैं तो जो डिवाइस बनती है वो हमारी डायोड कहलाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये किया कि एक पी टाइप का मटेरियल ले लिया, इधर पी टाइप और ये एन टाइप, ठीक है ना। तो ये जो डिवाइस बनी तो ये क्या बन गई, हमारी डायोड कहलाती है, ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि बस हमने चिपका दिए फेविकॉल से एक तरफ पी टाइप मटेरियल ले लिया, एक तरफ एन टाइप मटेरियल ले लिया, उनको फेविकॉल से चिपका दिया, ऐसा तो नहीं होता। फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है पूरा। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, इसको जो डिज़ाइन करते हैं उसको डिज़ाइन करने का तरीका एक्चुअल में क्या है वो मैं जब कभी आपका जब डिटेल में लेक्चर लूँगा तब आपको बताऊँगा कि कैसे हम इस तरह से पी टाइप और एन टाइप मतलब या पी एन जंक्शन डायोड को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको डिज़ाइन सीखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ओवरव्यू में बता देता हूँ कि किसी एक टाइप का मटेरियल ले लिया हमने एन टाइप का या जो भी है, उसमें हम डोपिंग करा देते हैं। एक तरफ मतलब एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया प्योर फॉर्म में सिलिकॉन या जर्मीनियम जिसका भी हमें बनाना, उसमें एक तरफ हम डोपिंग करा देते हैं पेंटावेलेंट की और एक तरफ करा देते हैं ट्राइवेलेंट की, ठीक है। जब डोपिंग कराते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है वो चेंजेस आते हैं, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस क्या आते हैं कि जब हम डोपिंग करा देते हैं तो जब इधर हमने ट्राइवेलेंट कराई, इधर पेंटावेलेंट कराई, तो हमारे इधर पी टाइप बन गया, इधर एन टाइप बन गया। कैसे बना मैंने अभी पीछे बताया। लेकिन जब ये पी टाइप और एन टाइप बनते हैं तो इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्री जो रहते हैं एन टाइप में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, और पी टाइप में क्या होता है, होल्स फ्री रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब दोनों एक तरफ बैलेंस, मतलब दोनों तरफ बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। तो जब वो बैलेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर एक लेयर क्रिएट होती है। कैसे होती है मैं अभी बताऊँगा आपको। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और ये एग्जाम में आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक यही दे रखा है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कैसे हमारी डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में। तो अगर मैं अभी बताऊंगा डिप्लीशन लेयर के बारे में आपको, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड को हम सबसे पहली कंडीशन बोल रहे हैं, इसको हम अगर इसकी हम बायसिंग देखें तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और एक होती है अनबायस कंडीशन। तो अनबायस कंडीशन ये है कि हम कोई बैटरी यूज़ ना करें। बायसिंग क्या होती है, बायसिंग एक टर्म जो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी हमारा जो भी सर्किट है उसमें हम डीसी बैटरी जो यूज़ करते हैं उसका जो प्रोसेस है वही हमारा, या डीसी बैटरी यूज़ करना क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है, ठीक है। तो व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज सुटेबली ज्वाइंट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। यानी कि इनका बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यानी कि जो पी टाइप और एन टाइप है इनका जो बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस है ये पीएन जंक्शन कहलाता है। और ये टोटल जो डिवाइस बनी ये पीएन जंक्शन डायोड कहलाती है। इसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों मटेरियल कौन से हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो इसलिए हम इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोल देते हैं। तो अनबायस कंडीशन में क्या है, हमने यहाँ पर कोई बैटरी यहाँ पर यूज़ नहीं की, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, अनबायस कंडीशन होगी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, फॉरवर्ड बायसिंग पढ़नी है, रिवर्स बायसिंग पढ़नी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखो लिखा हुआ भी है डिप्लीशन लेयर एक्चुअल में होता क्या है। ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्जाम में, ये डेफिनेशन प्रॉपर आपको मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ में। तो चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, नोट करना चाहो तो। अब डिप्लीशन लेयर क्रिएट कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सपोज करो
ठीक है। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, देन आपको समझाऊंगा भी होता क्या है। ठीक है, देखो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब ये जो पी टाइप और एन टाइप है, इसमें पता है जो एन टाइप है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाई है एन टाइप पेंटावैलेंट से बनता है, तो उसमें फ्री क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इधर हमारे फ्री होल्स रहते हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोनों इक्वल होने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी मैं पहले एक और बना के दिखाता हूँ आपको। तो जो हमारे जैसे ये जंक्शन है बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। जब हमने सिंपली इनको ज्वाइन किया या हमने सिंपली डायोड बनाया, अभी हमने बायसिंग नहीं करी, कोई भी हमने बैटरी यूज़ नहीं करी, उससे पहले ही डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि डिप्लीशन लेयर बायसिंग के बाद क्रिएट होती है, डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर होल है, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी होल था। इलेक्ट्रॉन की तुम्हें प्रॉपर्टी और होल की प्रॉपर्टी पता ही होगी। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और होल जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और होल जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। और ये दोनों एक दूसरे से रिपेल्ड भी होते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव साइन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक तरफ दूर जाएंगे एक दूसरे से। और अगर दोनों डिफरेंट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दोनों की तरफ होगी। यानी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी कि दूर भागेंगे और यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। यहाँ पर मैग्नेट वाला ही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर भी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, इधर होल है तो होल की तरफ आया, मूव कर गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इलेक्ट्रॉन ने इस होल की जगह ले ली, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये जब इधर आया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, हमारा होल क्रिएट हो गया। बात समझिए, देखो ध्यान से समझना। ये इलेक्ट्रॉन था हमारा, ये तो मूव करके इधर आ गया, तो जहाँ पर ये आया तो इसने क्या करा, यहाँ पर इसकी जगह ले ली, किसकी, जो होल था उसकी जगह ले ली। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गया, अब होल कहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया, तो होल तो यहाँ पर हो गया। ऐसे ही जब स्टार्टिंग में क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर मूव कर गए। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी होल्स थे, यहाँ पर जो ऑलरेडी होल्स थे ना, यहाँ पर इस तरह से होल, तो उनकी जगह ले ली किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गए हमारे, यहाँ पर होल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इसमें तो हमारे नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम्हें पता ही है। मेजॉरिटी, वैसे अगर मैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूँ, तो जो एन टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इन चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, इसमें एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स भी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर आए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, होल्स क्रिएट हो गए, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ में आई गई होगी। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ जाओगे ना तो बहुत बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिप्लीशन लेयर एक्चुअल में क्रिएट कैसे होती है, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये प्रोसेस चल रहा है, इंटरचेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पर ये प्रोसेस रुक जाएगा। वो स्टेट कौन सी होगी, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अब जब ये इधर आया तो होल इधर क्रिएट हो गया, तो होल इधर भी है, अब होल इधर भी है, तो इस पर क्या लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है इस होल का, और इधर से भी फोर्स लग रहा है। जब ये फोर्स हमारा इक्वल हो जाता है बोथ साइड से, तो उस टाइम पे हमारा जो ये इधर जो प्रोसेस चल रहा था मोशन का इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और धीरे धीरे ये जो एटम्स हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये कैरियर्स हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर मैंने इस पर इधर फोर्स ज़्यादा लगाया तो इधर मूव कर जाएगा, इधर फोर्स ज़्यादा लगाया तो इधर मूव कर जाएगा, लेकिन जब मैं इस पर दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाऊंगा तो एक जगह स्टेशनरी हो जाएगा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये चल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों रुक जाएंगे, मतलब ये जो मूव हो रहे थे ये मूव होने रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर इतने आएंगे, इधर होल इतने हो जाएंगे कि ये इधर खींचेंगे इसको, ये इधर खींचेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब देखो क्या था, होल पे नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज इधर मूव किया तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, और इधर से जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर होल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ इस फोर्स लग रहा है इस पर,
ठीक है ना, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, जब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो ये उस टाइम पर किस कंडीशन में आ जाएगा, जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स हो जाएगा तो ये स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ये जो पी टाइप, हालांकि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, लेकिन एन टाइप में यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जो कैरियर्स होते हैं वहाँ पर जो आयंस होते हैं वो स्टेशनरी फॉर्म में हो जाते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, और डिप्लीशन लेयर में जो आयंस होते हैं वो स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो स्टेशनरी होते हैं। किस तरह से स्टेशनरी होते हैं, क्यों स्टेशनरी होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना, क्लियर। तो बहुत ईजिली आपको ये समझ में आ गई होंगी चीज़। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डिप्लीशन लेयर कहलाती है। ठीक है, देन इसके बाद हम बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, वो डिपेंड करता है बैटरी के कनेक्शन पे, उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वन बाय वन एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन लिखी है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है ना, मिल जाएगी PDF आपको यहाँ से। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये बता ही दिया है। ठीक है, इसके बाद अब मैं बात करता हूँ इसके अनबायस कंडीशन में। मैंने आपको बता ही दिया डिप्लीशन लेयर कैसे क्रिएट हुई। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गए। क्लियर, ये हमारे एक्सेप्टर आयंस हैं, ये हमारे डोनर आयंस हैं यहाँ पर। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो ये और ये यहाँ पर ये अब एक चीज़ और मैं पोटेंशियल बैरियर का और बता देता हूँ। बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हमारी डिप्लीशन लेयर है इसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है। बैरियर क्या होता है, एक रुकावट होती है। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो इधर पास करेंगे या जो होल्स उधर पास करेंगे, जिधर भी पास करेंगे, उनके आने जाने में, पास होने के लिए ये रुकावट पैदा करती है डिप्लीशन लेयर। जब ये रुकावट पैदा करिए तो हम इसको बैरियर भी बोल देते हैं। और इसके पास जो पोटेंशियल होगा इस डिप्लीशन लेयर में, जो आयंस है उनका जो टोटल पोटेंशियल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बैरियर पोटेंशियल। और ये सिलिकॉन और जर्मीनियम के केस में अलग अलग होता है। जर्मीनियम के केस में अगर मैं बोलूँ तो 0.2 to 0.3 वोल्ट होता है, और अगर मैं इसको सिलिकॉन के केस में बोलूँ तो 0.6 to 0.7 वोल्ट होता है। तो कहते हैं ना कि अभी VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे कि कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जो सिलिकॉन का डायोड है उसमें 0.7 वोल्ट पर कंडक्शन स्टार्ट होता है, जर्मीनियम में 0.3 पर स्टार्ट होता है। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर ये सिलिकॉन का है तो उसकी जो डिप्लीशन लेयर होगी उसका जो पोटेंशियल होगा, बैरियर पोटेंशियल, वो 0.7 के अप्रॉक्स होगा, 6 to 7, 0.6 to 0.7। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव कराना है हमें, इस जंक्शन, इस लेयर को क्रॉस करा के इधर पहुंचाना है, तो हमें उसके पास 0.7 या उससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तभी वो इस लेयर को क्रॉस कर पाएगा। क्लियर, यानी कि कोई एक बैरियर है किसी टाइप का, मतलब अगर आपको उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसको क्रॉस करके जाना है, तो जितना उसका मतलब जो भी पावर है उसकी, उससे ज़्यादा तुम्हें पावर लगानी होगी, तभी उसको आप ब्रेक कर पाओगे या उसको तोड़ के निकल पाओगे। तो वही सेम यहाँ पर है कि जो यहाँ पर बैरियर का जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा या उतनी ही एनर्जी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन हमारा इधर ये पास कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए 0.7 हम यहाँ पर मोस्टली यूज़ करते हैं सिलिकॉन के लिए। ठीक है, अब बायसिंग की मैं बात करूँ तो बायसिंग में मैं वही बता रहा हूँ कि एक तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। क्लियर, कौन सी बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है, एक रिवर्स बायसिंग होती है। एक्चुअल में क्या है बायसिंग का मतलब, मैंने आपको बताया कि DC बैटरी यूज़ करना। क्लियर, अब DC बैटरी में अगर मैं बात करूँ तो 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कोई भी बैटरी आप ले लो तो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो सपोज करो ये डायोड है, ठीक, ठीक है, ये आपका डायोड है, ये P टाइप है और ये N टाइप है। डायोड में 2 मटेरियल हैं, एक तो P टाइप और एक N टाइप। तो इसके लिए हमें 2 ही टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारा हो गया, एक तो जो P टाइप पे होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो N टाइप पे होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर भी क्रिएट होगी, वो भी बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है हमारा P टाइप में, और इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है किसमें, N टाइप में। ठीक है, अब हमें करनी है बायसिंग। तो बायसिंग के लिए हम बनाते हैं DC बैटरी। तो DC बैटरी का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। तो जो बड़ी वाली साइड होती है ये पॉजिटिव, जो छोटी वाली साइड होती है नेगेटिव, 2 टर्मिनल। तो अगर हम P4 पॉजिटिव, P4 क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि P को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, और N4 क्या होता है नेगेटिव, यानी कि N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे बैटरी के। P4 पॉजिटिव यानी कि P को पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और N4 नेगेटिव यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इस टाइम पे जो बायसिंग कहलाएगी ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग को बोला है, अब देखो इससे होगा क्या, इसमें वो भी चीज़ देख लो। यहाँ पे देखता हूँ मैं, आगे मैंने डायग्राम ले रखे हैं क्या, नहीं ले रखे, मुझे खुद ही ड्रॉ करके आपको बताने हैं ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं चलो उसको आगे समझाऊंगा। अभी ये मैंने फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बता दिया आपको। रिवर्स बायसिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, बैटरी की पोलैरिटीज चेंज कर देंगे। पोलैरिटीज चेंज कर देंगे मतलब
पी को हम नेगेटिव से कर देंगे और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो वो कौन सी बायसिंग हो जाएगी हमारी, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। क्लियर। तो मैं फॉरवर्ड बायसिंग की पहले सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। अब बायसिंग में मैं जो थ्योरी लिखी है इसको तो पढ़ लेना, इसको तो मैं समझाऊंगा नहीं, बस आपको समझा मतलब ये समझा दूंगा, मतलब थ्योरी नहीं बताऊंगा, बाकी ये बता दूंगा अभी कि कैसे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या मेरा पी टाइप है, ये क्या एन टाइप है। पी टाइप में होल्स होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है ना, इसमें हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। अब होगा क्या, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अभी मैंने बताया था इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव और रिपेल की बात मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि नेगेटिव किस पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो अब ये जो डिप्लीशन लेयर है, बैटरी में जो हमने वोल्टेज है, सपोज करो वीएफ, फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए मैंने वीएफ मान लिया। तो जब हमने वीएफ अप्लाई किया तो इस केस में क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव ने क्या करा है, जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था डिप्लीशन लेयर में, उसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही इस नेगेटिव ने क्या किया, जो डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव चार्ज था, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाए, होने लगेगी, कम होने लगेगी। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम होने लगेगी, और डिप्लीशन लेयर हमारा बैरियर का काम कर रही थी। तो जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो रही है, साथ के साथ हम जब सप्लाई दे रहे हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये एनर्जी इंक्रीज होने पर, डिप्लीशन लेयर विड्थ रिड्यूस होने पर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो एक करंट फ्लो होती है इसमें, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम बोल देते हैं डायोड करंट, या आईडी या आईएफ हम इसको बोल देते हैं, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। अब ये क्या है, ये वोल्टेज पे कैसे, वोल्टेज पर कैसे डिपेंड है, कि जब हम वीएफ जो है फॉरवर्ड वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारी डायोड करंट है आईडी, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर, एक लेवल तक इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई यहाँ पर। तो क्यों हो रही है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो रही है, और साथ में डिप्लीशन लेयर की अगर मैं बात करूँ, डिप्लीशन लेयर विड्थ, तो वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है साथ में फॉरवर्ड बायसिंग में। बस ये कंडीशन याद रखेंगे तो वही हमारी बस वर्किंग में हमें लिखना होता है इसमें। ठीक है, तो वर्किंग देख लेंगे एक बार, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने बताया मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। अब मैं अगर बात करूँ रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग का अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो रिवर्स बायसिंग में हम क्या करेंगे, बैटरी की जो पोलैरिटीज़ हैं उनको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। डिप्लीशन लेयर की विड्थ इस बार थोड़ी सी वाइड बनाएंगे, ये हमारा इधर नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे होल्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, बाकी ये तो एनोड और कैथोड आप जान ही गए। ठीक है, अब जब हम इस तरह से कनेक्शन करेंगे बैटरी के, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे होल्स, उन्हें क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है। और यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रखा है डिप्लीशन लेयर में। सेम यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रखा है। यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, और पीछे से नेगेटिव चार्ज लग रहा है, तो ये इधर से रिपेल होगा और यहाँ पर जाकर और इकट्ठा होने लगेंगे, और धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे हम वी आर यानी कि रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर वी आर इंक्रीज करने पर हमारी आई डी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, या स्टार्टिंग में ही माइनर सी करंट फ्लो हो जाएगी, बाद में तो खत्म ही हो जाती है। और डिप्लीशन लेयर की मैं अगर बात करूँ डी एल विड्थ, तो वो क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। यही इसकी वर्किंग है, बस रिवर्स बायसिंग में वही लिखा हुआ है, वही आप पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी का आप मतलब समझ ही गए होंगे। क्लियर,
अब रिवर्स बायसिंग के बारे में ये सब कुछ यही लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। मैं 1-1.5 घंटे की बात बोल रहा था लेकिन मुझे लग रहा है 2 घंटे तक पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में आता है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये लिख दिया डायोड इक्वेशन क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं देखता ही रहता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, हर बार मैं चेक भी करता हूँ हर सेमेस्टर में। तो मैंने एक पेपर में देखा है कि डायोड की इक्वेशन लिखवा ली है उसने केवल, तो इसलिए मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी यहीं पे लेके आ गया। डायोड की इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है हमारी आई यानी कि डायोड करंट इक्वल्स टू होती है आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट इंटू ई टू द पावर वी डी डायोड वोल्टेज अपॉन ईटा वी टी, ठीक है। और माइनस, ये माइनस जो है ना नीचे है और 1, ठीक है। तो ये हमारी डायोड की इक्वेशन हो गई। आई डी डायोड करंट होगी, यहाँ पर सारी लिखी हुई है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी, ये डायोड वोल्टेज हो गया वी डी। ईटा आइडियलिटी फैक्टर होता है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, 1 हमारा जर्मेनियम के लिए होता है, 2 सिलिकॉन के लिए होता है। वी टी क्या हो गया, वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर हमारा यहाँ पर हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी टी की वैल्यू ध्यान रखेंगे कितनी होती है, T अपॉन 11,600, ये एग्जैक्टली याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्लियर। किस पर, रूम टेम्परेचर कितने पर, क्या एट रूम टेम्परेचर Vt जो है हमारा वो कितना होता है, जो ये वाला Vt जो ये वाला है रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट होता है, नहीं भी याद रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बस ये लिखवाई थी और ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन होता है, उसके डेरिवेशन को मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आता ही नहीं है और ना ही टाइम वेस्ट करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये डायोड इक्वेशन हमने ड्रॉ कर ली, मतलब नोट याद कर ली, तो हम इससे क्या करते हैं, इसी से वी आई करेक्टरिस्टिक, एक्चुअली जो वी आई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है वो इसी से होती है। कैसे होती है वो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, बस क्योंकि वी आई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आएगी, ठीक है, एग्जाम में। तो वी आई बस ये पता है तुम्हें और इसी से होती है, लेकिन वी आई करेक्टरिस्टिक्स में अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आप एग्जाम में भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आएगी वी आई करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट है, आती जरूर है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वी आई करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए ज़रूर आती है। तो बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ करेंगे एकदम बढ़िया से करके, क्योंकि डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा, और जितने अच्छे डायग्राम आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये मैंने वी एफ लिख दिया यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज, वी आर लिख दिया रिवर्स वोल्टेज, ये आई एफ मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉरवर्ड करंट, और ये आई आर मैंने लिख दिया यहाँ पर रिवर्स करंट, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारे ये किसी भी एक 2D अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया। फर्स्ट और थर्ड में हम ड्रॉ करते हैं अपनी वी आई करेक्टरिस्टिक। वी आई करेक्टरिस्टिक एक्चुअल में है क्या, वोल्ट और करंट का रिलेशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डायोड का। डायोड का जो वोल्ट का और करंट का जो रिलेशन है आपस में, वोल्टेज का और करंट का, वो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं, और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है वो हम इसमें दिखा देते हैं। 2 तरह के डायोड की करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछी जाती है, एक आइडियल डायोड और एक प्रैक्टिकल डायोड। अब देखो यहाँ पर मैं आइडियल डायोड का थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जब हम यूज़ करेंगे ना, एक आइडियल टर्म बहुत यूज़ करते हैं। आइडियल और प्रैक्टिकल का मतलब आप जानते हैं, आइडियल का मतलब होता है और प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, ठीक है, कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उसकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू आई जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करा, जैसे 11.6 हो गई, ठीक है। तो हम अगर उसको राउंड फिगर करके ले जाते हैं तो 11.6 को हम क्या कर देते हैं, सीधा 12 कर देते हैं। तो 12 क्या होगी, आइडियल वैल्यू हो गई, लेकिन 11.6 क्या हो गई, वो हो गई हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है, जो एग्जैक्ट है 11.6। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो आइडियल और प्रैक्टिकल का केस समझ में आ गया। तो आइडियल प्रैक्टिकल में वही है। तो आगे जब हम बात करेंगे तो वो एग्जाम में भी पूछता है कि आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, प्रैक्टिकल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें। तो आइडियली अगर मैं बात करूँ, तो प्रैक्टिकली में बात करूँ तो हम सिलिकॉन का डायोड ले रहे हैं, तो 0.7 के बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि करंट फ्लो होगी। जर्मीनियम में 0.3 के बाद होगी, लेकिन आइडियल के केस में हम उसको 0 से ही, बस 0 पे ही समझ लो कि फॉरवर्ड बायसिंग में एकदम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो हो जाती है। तो पहले मैं आइडियल के केस में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया, ठीक है, किसमें, आइडियल के केस में। और आइडियल के केस में रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में तो यह है कि स्टार्टिंग में एक माइनर सा करंट फ्लो होगा, देन उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन आइडियल में क्या है कि हम 0 ही करंट कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि हम कितनी भी वोल्टेज इंक्रीज कर लें रिवर्स बायसिंग में, हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से।
अब ये तो हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, आइडियल की, आइडियल डायोड। अब मैं प्रैक्टिकल डायोड की अगर बात करूं, प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा, इस तरह से हम प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड में और रिवर्स में क्या है, इस तरह से थोड़ा सा माइनर से करंट फ्लो किया, उसके बाद हम यहाँ पर एक शार्प ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखा देते हैं, बस इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ये 0.3 वोल्ट, और ये वाली जो वैल्यू है 0.7 वोल्ट, ये किसके लिए होता है, फॉर सिलिकॉन, और ये किसके लिए होता है, फॉर जर्मीनियम, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको हम लिख देंगे VB या ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये जो रीजन होगा ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन होता है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ये भी आगे आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी कौन सी हो गई, फॉरवर्ड हो गई, और ये कौन सी हो गई हमारी, रिवर्स हो गई, क्लियर। ये प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और ये आइडियल की होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जाम में अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूँ, इसकी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, बस ड्रॉ ही करने के लिए आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया है ना आपको, ये ब्रेकडाउन एक्चुअल में होता है क्या है, डायोड में रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ब्रेकडाउन जो होता है वो दो इफेक्ट की वजह से होता है, यहाँ पर जो देखते हैं हम, एक मानते हैं एवलांच इफेक्ट की वजह से, और एक होता है हमारा जेनर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो यानी कि जो डायोड है हमारा उसमें दो तरह से ब्रेकडाउन होता है, एक तो किसकी वजह से बोलते हैं हम, जेनर इफेक्ट की वजह से, और एक किसकी वजह से बोल देते हैं हम, एवलांच इफेक्ट की वजह से। होता कैसे है, एक तो इसमें भी डिफरेंस आता है, क्वेश्चन किस तरह से बनता है, एक तो सिंपली एवलांच ब्रेकडाउन पूछ लेगा या जेनर ब्रेकडाउन पूछ लेगा, या दोनों में डिफरेंस, मोस्टली तो डिफरेंस पूछता है एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज का डिफरेंस देते हैं। एक हमने वोल्टेज मान लिया, फिक्स वोल्टेज मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 6 वोल्ट। 6 वोल्ट से पहले अगर 6 to 8 या 8, मतलब कहीं पर आपको 8 भी मिल जाएगा, कहीं पर 6 भी मिल जाएगा, उससे पहले अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम ये मानते हैं वो जेनर इफेक्ट की वजह से हुआ है। उससे ज़्यादा वोल्टेज पर अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो हमारा किसकी वजह से हो रहा है, एवलांच इफेक्ट की वजह से हो रहा है। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, जो डायोड है उसमें जो डिप्लीशन लेयर है, उस डिप्लीशन लेयर में जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है या जो उसमें आयंस है, उनके पास खुद ही इतनी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जनरेट हो जाता है कि वो जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं, और जंक्शन को ब्रेक करते हैं तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव कर जाते हैं, तो एकदम बहुत शार्प करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। कौन सा शार्प करंट फ्लो हो जाता है, रिवर्स बायसिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर ये इस तरह से स्टार्टिंग में माइनर सा करंट फ्लो हुआ, दैन ये कांस्टेंट करंट गई, फिर उसके बाद जो एकदम शार्प करंट फ्लो हो गया ये, तो ठीक है। ये अगर हमारा पहली हो जाता है 0.6 या 0.7, किसकी वजह से होता है, जो डिप्लीशन लेयर है उसमें क्या हो जाता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा इफेक्ट होता है, जेनर इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा होता है जो हमारे आयन है, जो एटम्स हैं उनके कोलिजन, यानी कि उनके टकराने की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी एक आयन अपने दूसरे को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से हमारा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, तो वो हमारा एवलांच इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड या स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं बताऊं तो हमारा क्या है, जो हमारा जो भी मटेरियल है उसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम जब उनको एनर्जी देते हैं मटेरियल को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनसे जाके स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन करते हैं, टकराते रहेंगे। जैसे मान लो कोई है कि ये फिक्स है, स्टेशनरी है कुछ, और इस पर कोई आगे टक्कर लगेगी इस तरह से, तो ये स्टेशनरी है, तो ये मोशन में है, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी अपनी इसको ट्रांसफर कर देगा, जैसे इसको ट्रांसफर करेगा तो ये भी थोड़ा सा मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी। ऐसे ही उसमें क्या होता है कि अगर मैं डायोड की फॉर्म में बना के दिखाऊं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर ये जैसे डायोड है, ये डिप्लीशन लेयर है इस तरह से, ठीक है। ये तो जो आयंस है हमारे यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, इनसे आके स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन करते हैं। या कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बने हुए हैं हमारे इस तरह से, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके इनसे स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर करते हैं, तो जो स्टेशनरी आयंस हैं वो भी क्या करते हैं, धीरे धीरे मोशन में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब वो मोशन में आएंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे एक ने स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, और वो क्या किया, उसने ब्रेक कर दिया, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो गए, वही मोशन करने लगे, फिर उन्होंने और कोलाइड करा, और स्टेशनरी एटम से या कोवेलेंट बॉन्ड से उन्होंने और ब्रेक किए। तो ऐसे धीरे धीरे नंबर ऑफ जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होते जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, जिनकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत शार्प करंट फ्लो हो जाता है, जिसको हम ब्रेकडाउन बोल देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेजुअली होता है,
अगर मैं इसकी बात करूँ इस वाले की एवलांच इफेक्ट की वजह से, थोड़ा सा बाद में जाके इस तरह से ग्रेजुअली होगा, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी लिखना क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक हमारा जेनर ब्रेकडाउन और एक एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर इफेक्ट की वजह से और ये एवलांच इफेक्ट की वजह से, ठीक है, क्लियर। इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जेनर ब्रेकडाउन, ये रहा बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। बस ये ध्यान रखेंगे इसमें जो मैंने बॉक्स में इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर दी है, राइजिंग द टेम्परेचर विल कॉज स्मॉलर ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि जो जेनर ब्रेकडाउन है उसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होगी, यानी कि और जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसी अगर मैं बात करूँ एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से, तो कोवेलेंट बॉन्ड वाला पूरा स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या है, अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या होगी, धीरे धीरे लार्ज हो जाएगी, बढ़ जाएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, क्लियर। यानी कि ब्रेकडाउन थोड़ा सा लेट जाके होगा। फिर अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर मेरा एक पार्ट कहूँ क्या कहूँ, मतलब एक पार्ट ही बोल देते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें बात करनी है डायोड की एप्लीकेशन की। ये आपकी जो पहली यूनिट है उसमें 3 पार्ट हैं। एक तो डायोड के बारे में, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। दूसरा डायोड की एप्लीकेशन के बारे में, देन उसके बाद है स्पेशल पर्पस डायोड। तो डायोड एप्लीकेशन में जो यहाँ पर मैं मोस्टली बताने वाला हूँ बेसिक आपको, रेक्टिफायर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। क्लीपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से। क्लैम्पर है, न्यूमेरिकल बनेगा। इन दोनों में से किसी एक पर न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा 100%। वोल्टेज मल्टीप्लायर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जेनर वोल्टेज शंट रेगुलेटर है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक इसमें वोल्टेज मल्टीप्लायर, हाँ वोल्टेज मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये जो है हमारे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि रेक्टिफायर से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में 100%, ठीक है। देन इन दोनों में से किसी एक पे न्यूमेरिकल बनता है और वोल्टेज मल्टीप्लायर से भी क्वेश्चन मोस्टली बनता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं एक एक करके सबको। मैं थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाऊंगा अपनी, थोड़ा स्पीड में बताऊंगा क्योंकि ये तुम्हारे ज़्यादातर पढ़े हुए ही होंगे, ठीक है। मैंने बता ही दिया है आपको। अगर थोड़ा स्लो लग रहा है क्योंकि मुझे तो सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना है, मैं मान के चलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी भी नहीं होगी, तो मैं उनके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा का रिवीजन कर रहे हैं वो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपके यूट्यूब में होता है, स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बात समझे। तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक सर्किट है। रेक्टिफायर एक्चुअल में क्या है, एक सर्किट है। रेक्टिफायर एक सर्किट होता है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, प्योर डीसी में नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। रेक्टिफायर इज ए सर्किट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। बाकी प्योर डीसी में करने के लिए हम उसमें बहुत सारे फिल्टर सर्किट वगैरह यूज़ करते हैं, तब जाके वो प्योर डीसी हमें मिलती है, ठीक है। तो रेक्टिफायर सर्किट हो गया। रेक्टिफायर्स जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। हाफ वेव वो होता है जो हाफ वेव को यूटिलाइज करता है, फुल वेव वो होता है जो फुल वेव को यूटिलाइज करता है। फुल वेव फिर से हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है ब्रिज। सेंटर टैप में हम 2 डायोड यूज़ करते हैं, ब्रिज में हम 4 डायोड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बेसिक चीज़ समझ में आ गई। 1 बाय 1 मैं अब बताता चलता हूँ आपको फटाफट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बताई दिया, ये हाफ वेव हो गया, फुल वेव हो गया। फुल वेव में भी एक सेंटर टैप और एक क्या हो गया, ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ वेव की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने सर्किट ड्रॉ नहीं करा कि मैं यहीं पर ड्रॉ करके आपको बस समझाने वाला हूँ, एकदम समझते चलेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर यूज़ करने के पीछे 2 रीज़न है यहाँ पर। इससे हम क्या कर सकते हैं, डायो अपने जो वोल्टेज होती है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में बिना कोई चेंज किए। दूसरा क्या करते हैं हम, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या जो रेक्टिफायर सर्किट है, बेसिकली जो रेक्टिफायर सर्किट है ना, बेसिकली जो मेन रेक्टिफायर सर्किट है वो ये होता है, इतना वाला ट्रांसफार्मर के बाद वाला। तो इसको और हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, एसी, क्योंकि एसी को डीसी में हम कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एसी होता है, तो एसी को जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके बीच में और एसी के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है ताकि कोई इलेक्ट्रिकल शॉक ना हो। तो ट्रांसफार्मर के पीछे 2 रीज़न हो गए। मोस्टली हम जो रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। तो हम स्टेप डाउन मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर यूज़ करने के 2 फ़ायदे में मिल जाते हैं। एक तो हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जो हमारा एसी सप्लाई है उन दोनों के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये तो सर्किट हो गया तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर का। अभी हाफ वेव फुल वेव का मतलब क्या है, तो जो हमारा एसी सिग्नल होता है अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो वो क्या होती है, एक तरह की साइन वेव होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ,
ये हमारा क्या हो गया टी, ये क्या हो गया हमारा वी आई, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये तो हमारा इनपुट सिग्नल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा आउटपुट सिग्नल, इस तरह से यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, मार कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये टी हो गया। अब होता क्या है, एक कंप्लीट साइकिल जो होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, उसमें 2 हाफ साइकिल होती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तब जाके हमारी एक कंप्लीट साइकिल बनती है, क्लियर। तो होता क्या है इसमें, हम जो वर्किंग लिखेंगे, डायोड हो या क्लीपर हो या क्लैम्पर हो या वोल्टेज मल्टीप्लायर हो, किसी में भी जब हम वर्किंग लिखेंगे तो वर्किंग जब हम लिखेंगे तो वही देंगे, ऐसे ही लिखेंगे, पहले एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा वो बता देंगे, देन नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा वो बता देंगे, और फाइनली हम क्या कर लेंगे, एक कंप्लीट साइकिल हमारी होगी, वहीं पर हमारा जाके क्या हो जाएगा, वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा लोड रेसिस्टर है RL। तो हमने जो अप्लाई किया यहाँ पर AC, वो इसको ट्रांसफार्मर को दिया, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसको हमने माना VI, यानी कि इनपुट हो गया रेक्टिफायर सर्किट का, कौन सा, ये वाला जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक। अब जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो सबसे पहले पॉजिटिव, हम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव, यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है वो नेगेटिव, बात समझ में आ गई। तो इस पॉजिटिव की पोलैरिटी होने की वजह से हमारा जो डायोड है वो कहाँ पर होगा, अब देखो मैंने बताया था ये जो डायोड होता है ना, मैं सर्किट सिंबल वहाँ पर बताना भूल गया आपको, यहाँ पर मैं बना के बता देता हूँ। जो डायोड होता है ये इसका सर्किट सिंबल है डायोड का, ये डायोड का एनोड होता है और ये डायोड का कैथोड होता है। डायोड की एक प्रॉपर्टी बता दूं मैं बेसिक सी, जिससे आपको वर्किंग समझने में आसानी हो, बहुत बेसिक सी मैं बता रहा हूँ, देखो समझ लेना इसको ध्यान से, ये एकदम बहुत बढ़िया साबित होने वाला है तुम्हारे लिए, अगर ये चीज़ समझ लेते हो ना तो फिर आगे तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, ठीक है, ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, बात समझ में आ गई। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो बायसिंग कौन सी होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। ये नेगेटिव से है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये बायसिंग कौन सी होगी, रिवर्स बायसिंग। जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो डायोड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट। और जब ये वाली बायसिंग होगी रिवर्स बायसिंग में, ओपन सर्किट हो गया, क्लियर। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जो है वो फ्लो होती है, उसमें करंट फ्लो होगी, लेकिन ओपन सर्किट होगा तो करंट जो है हमारी वो फ्लो नहीं होगी। इसके अक्रॉस जब आइडियल, हम जो वर्किंग पढ़ेंगे ना, चाहे वो रेक्टिफायर हो, क्लीपर हो, क्लैम्पर हो, सब में आइडियल केस लेके चलेंगे। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो आइडियल के केस में उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है हमारा, 0। और जब रिवर्स में ओपन होगा तो ओपन में होगा तो जो वोल्टेज होगा यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो कितना ड्रॉप होगा, जितना कि हमारा इनपुट वोल्टेज है। बस अगर आपने ये चीज़ ध्यान रख ली तो रेक्टिफायर की वर्किंग खत्म, बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने नोट कर ली तो समझ ली तो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एनोड पर पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे ही रेसिस्टर में करंट फ्लो होगा तो यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, हमने आइडियल माना है तो आइडियल में वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7 ड्रॉप होगा, जर्मीनियम का होगा तो 0.3 ड्रॉप होगा, लेकिन आइडियल के केस में कुछ ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना इनपुट है एज इट इज उतना हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में उतना ही हमें आउटपुट मिल गया, जितना ये है, कितना है, मान लो प्लस VM और ये माइनस VM है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस VM हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। जैसे ही हमने रिवर्स बायसिंग मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने पर यानी कि एनोड नेगेटिव होने पर रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा, और रिवर्स बायसिंग में होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और जब ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो रेसिस्टर में कोई करंट नहीं पहुंचेगी, रेसिस्टर में कोई करंट नहीं पहुंचेगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगी, कितनी होगी, 0 रहेगी। तो ये तो हमारा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो गया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये 0 हो गया, क्लियर। बस एक साइकिल कंप्लीट, हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से इतना ही हमें मिल जाएगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से 0। तो हमने क्या देखा कि जो रेक्टिफायर है ये हाफ वेव को यूटिलाइज कर रहा है, बाकी हाफ वेव यूटिलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी पूरी टीम है वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, आपको मास्टर वीडियो या वन शूट वीडियो प्रोवाइड करा रही है। एक यूनिट जो कि 10 से 12 या 15 लेक्चर्स तक जाती है, कंप्लीट होती है, 10 लेक्चर मिनिमम मान के चलो कोई सी भी एक यूनिट। और जब मेरी भी फर्स्ट यूनिट और मैकेनिकल वाले जो सर हैं उनकी फर्स्ट यूनिट, और मोस्टली जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी फर्स्ट यूनिट लेंथी भी होती हैं। तो सारे टीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको ही फुल सपोर्ट करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना है,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसी लग रही है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ फुल वेव की। तो फुल वेव में मैंने क्या बताया, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है ब्रिज। ये रिपल फैक्टर एक टर्म होती है इसमें, रिपल फैक्टर एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। रेक्टिफायर में एक टर्म होती है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर एक्चुअल में मैं अगर तुम्हें सिंपली बता दूं तो रिपल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो भी हमारा आउटपुट है रेक्टिफायर का, उसकी प्योरिटी को बताता है। प्योरिटी किस सेंस में कितना हमारा डीसी फॉर्म में है जो आउटपुट है। जो हमारा आउटपुट होता है रेक्टिफायर का उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट भी रह जाते हैं, तभी तो वो पल्सेस की फॉर्म में आता है, इसलिए हम उसको पल्सेटिंग डीसी बोल देते हैं। प्योर डीसी नहीं होती, फिल्टर से हम रिमूव करते हैं उन एसी कंपोनेंट को। तो कितना प्योर फॉर्म में है डीसी के, कितना मतलब प्योर है, तो वही हमारा वो फैक्टर मतलब कौन बताता है, वो हमारा रिपल फैक्टर से पता चलता है। और इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट इन अ रेक्टिफायर आउटपुट इज नोन एज रिपल फैक्टर। यानी कि चाहे वो करंट की बात हो, चाहे वो वोल्टेज की भी बात कर सकते हैं, वी ए सी अपॉन वी डी सी। ठीक है ना, क्लियर। तो चाहे वो करंट की बात हो, चाहे वो वोल्टेज की बात हो, रिपल फैक्टर पूछ लिया जाता है। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने बताया दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने देखो कितना स्पेस ले रखा है यहाँ पर। अच्छा, फिर सीधा क्लिपर ही है। फुल वेव रेक्टिफायर मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप का जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक रहती है, यानी कि यहाँ से ब्रेक हो गई और लोड रेसिस्टर हमने यहाँ पर लगा दिया और इसमें 2 डायोड्स हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ करते हैं। एक ही डायरेक्शन होगी डायोड की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड रेसिस्टर हो गया RL, ठीक है, इस तरह से। और यहीं पर हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे और यहाँ पर हम प्लस माइनस के साइन बनाते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्लस मैंने इधर बनाया, ये माइनस इधर बनाया। ठीक है, ये एसी सप्लाई हो गई, यहाँ पर ये N1 हो गया, यहाँ पर N2 हो गया, ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया। बस ये किसका हो गया, हमारा सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट कुछ इस तरह से होता है। इसी को ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न किस तरह से हो जाता है, ये जो ब्रिज हम ड्रॉ करते हैं इसको ड्रॉ करने में, बस मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बस, फिर आपसे गलती नहीं होगी कभी भी। चाहे कैसे भी बना लेना, जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ उस डायरेक्शन को आपको मतलब उसी को रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेना कि क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाओ, नंबरिंग भी कैसे भी कर लेना, लेकिन वर्किंग उसी हिसाब से लिख देना। और ये प्लस माइनस जो है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारा N1, ये N2, यहाँ पर ये V इनपुट हो गई, ये AC सप्लाई हो गई। ऐसे ही यहाँ पर जो होगी ना, यहाँ पर मान लिया हमने V2, इसकी जो आउटपुट होगी, और उसको हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, VI इज इक्वल्स टू V2/2 यहाँ तक, और यहाँ पर भी VI इज इक्वल्स टू V2/2, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जो सेकेंडरी वोल्टेज थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये VI हमने इसके लिए मान लिया, VI इसके लिए मान लिया, तो VI की हम इनपुट वेवफॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगी। ये V0 है, ये VI है, बाकी 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ऐसे ये डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम आउटपुट जो है वर्किंग के बाद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके लिए बना लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारा VI यानी कि इनपुट वोल्टेज हो गया 0, ये प्लस VM और ये माइनस VM। यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मैं प्लस VM माइनस VM, प्लस VM माइनस VM, और यहाँ पर क्या होगा, बस प्लस VM आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 0, फिर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और ये T, और इसकी आउटपुट वोल्टेज हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस VM मैंने ले लिया, बाकी हम अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म के लिए मैंने जगह और ये सर्किट डायग्राम आपके ड्रॉ कर लिया है। बस अब मैं वर्किंग बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत स्पीड से मैं बताऊँगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले अप्लाई करेंगे, देन हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। क्लियर? पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा होगा वो यहाँ पर दिखा देंगे, नेगेटिव में क्या हो रहा होगा वो दिखा देंगे। देखो पहले मैं सेंटर टाइप की बात करता हूँ। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पोलैरिटीज क्या होंगी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है डायोड D1 फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर नेगेटिव है डायोड D2 रिवर्स बायस। इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो रेसिस्टर में करंट जाएगा, और रेसिस्टर में करंट जाएगा तो आउटपुट भी मिलेगा, और कितना मिलेगा, जितना इनपुट है, क्योंकि डायोड आइडियल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 मान लिया, तो जितना इनपुट है उतना यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। और इनपुट हमारा VM है, तो VM ही हमें यहाँ पर क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। किसकी वजह से मिला, केवल D1 की वजह से, तो यहाँ पर D1 लिख दिया, क्योंकि D2 तो हमारा रिवर्स में चला गया था। जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो पोलैरिटी चेंज हुई, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इस केस में ये नेगेटिव है तो रिवर्स बायसिंग, ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं। पॉजिटिव है फॉरवर्ड बायसिंग, शॉर्ट सर्किट, करंट फ्लो होगी, रेसिस्टर में करंट जाएगी, रेसिस्टर में करंट फ्लो होगी तो आउटपुट मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना इनपुट अप्लाई किया है उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। और ये पॉजिटिव में क्यों मिला, और D2 की वजह से मिला, क्योंकि देखो ये प्लस है, ये माइनस है, जो वोल्ट मीटर हम यूज़ कर रहे हैं उसका पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी ना इसमें वो इस तरह से होगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है करंट, तो इसलिए हमें आउटपुट कहाँ मिला है, पॉजिटिव में मिला है। तो फिर ऐसी अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फिर अगली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, D1 की वजह से, D2 की वजह से, तो बस ये हमारा फुल वेव यूटिलाइज होगी, तो इसलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट को बहुत जल्दी, लेकिन बहुत अभी लंबी वीडियो रह रही, मतलब बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं अभी बताने से, और काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, रिविज़न ही तो करा रहा हूँ, ठीक है ना, पढ़ा थोड़ी ना रहा अभी डिटेल में, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाऊँगा। फिर मैं देखना फर्स्ट ईयर के बच्चों को, तुम भी सेकंड ईयर में पहुँच जाओगे तो सेकंड ईयर में भी बहुत सारे कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, इलेक्टिव में KEC 038048 वाला कोड होता है, ठीक है, तो शायद दोबारा भी पढ़ो तो मौका मिलेगा तुम्हें भी डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, अब देखो ब्रिज रेक्टिफायर है ना, तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमें क्या करना है, फिर से वही पॉजिटिव जब हम साइकिल अप्लाई करेंगे, फिर नेगेटिव जब करेंगे तो क्या होगा, जब पॉजिटिव अप्लाई करी तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो डायोड बनाने का तरीका समझो, जो अपोजिट साइड के डायोड है आमने सामने वाले, उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन जो दो बराबर वाले डायोड हैं, जैसे इसकी डाउन है तो ये अप है, और ये जो दोनों है ये डाउन है तो ये अप है, इधर दोनों देखो तो ये अप है तो ये डाउन है, इन दोनों को देखो तो ये अप है ये डाउन है, यानी कि जो बराबर वाले हैं एडजेसेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, अपोजिट में होने चाहिए, और जो आमने सामने है वो सेम होने चाहिए। बना कैसे भी लो, अगर ये ऊपर बनाया तो ये भी ऊपर की तरफ होगा, बस ये ध्यान रखना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। और जब फॉरवर्ड बायसिंग जब हम यूज़ कर पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज़ कर रहे होंगे ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो फॉरवर्ड हो रहा होगा पहले ये वाला उसकी साइड पहले पॉजिटिव लिख देना, दूसरी तरफ नेगेटिव लिख देना, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव का भी खेल खत्म। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव है तो ये डायोड फॉरवर्ड होगा, ये रिवर्स होगा, D1 फॉरवर्ड, और यहाँ से करंट फ्लो हुई, इस तरह से करंट गई, यहाँ पर ये फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से करंट चली जाएगी, ठीक है। इधर नेगेटिव से देखें तो ये फॉरवर्ड ही हो गया हमारा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये D1 D3 तो फॉरवर्ड और D2 D4 रिवर्स, तो D1 D2 फॉरवर्ड, तो उनकी वजह से हमें करंट फ्लो हुआ रेसिस्टर में, और वोल्टेज भी मिला, कितना मिला, जितना कि हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। VM किसकी वजह से मिला, ये इस बार D1 और D3 की वजह से, बस ये ध्यान रखेंगे, वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बस उसी के नंबर जो भी लिखो ना उसी के अकॉर्डिंग कर देना। ऐसे ही आप ध्यान से समझो, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है इधर जाएगा फॉरवर्ड, इधर जाएगा रिवर्स, तो पॉजिटिव फॉरवर्ड, फिर से इधर से करंट यहाँ से पास होगी, फिर यहाँ से जाएगी, और ये यहाँ से पास होती रह जाएगी, फिर से रेसिस्टर में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव गई, यानी कि फिर से आउटपुट पॉजिटिव साइड मिलेगा, और D2 और D4 की वजह से मिलेगा, तो यानी कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें D2 और D4 की वजह से मिला, और कितना मिला, जितना इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर से ऐसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 की वजह से मिल जाएगा, और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 की वजह से मिल जाएगा, ठीक है ना। बस ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, इतना सिंपल सा ब्रिज रेक्टिफायर है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, मतलब 99 टाइम्स ब्रिज पूछा जाता है, और 1 या मैं बोलूँ 1 टाइम ही अगर मैं बोल दूँ तो वो हमारा सेंटर टाइप पूछा जाता है, और हाफ तो कभी पूछा ही नहीं जाता शायद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल बनता है क्लीपर सर्किट। अब ये क्लीपर सर्किट अगर मैं तुम्हें डिटेल में समझाने लग जाऊँ तो बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक है, अच्छा 4-5 दिन यही टॉपिक चलता है। मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ ज़रा। क्लीपर सर्किट जो है ना, एक तो हमारा होता है पॉजिटिव क्लीपर,
एक होता है नेगेटिव, एक होता है बायस्ड क्लीपर, एक होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, 4 टाइप हो गए। अब ये बायस पॉजिटिव जो है ये भी 2 टाइप का होता है, सीरीज और दूसरा शंट। ऐसी नेगेटिव क्लीपर भी सीरीज और दूसरा शंट। बायस क्लीपर जो है ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बायस्ड पॉजिटिव क्लीपर, बायस्ड पॉजिटिव क्लीपर विद रिवर्स पोलैरिटी, of the battery, biased नेगेटिव क्लीपर, फिर क्या है? बायस्ड नेगेटिव क्लीपर विद रिवर्स पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। तो ये 4 टाइप हो गए। एंड लास्ट है कॉम्बिनेशन क्लीपर जो सिंगल होता है। तो 4, 4, 8 और 1, 9 क्लीपर हो गए हमारे। ठीक है ना, 9 टाइप के यहाँ पर ही मान के चलो क्लीपर हो गए। यहाँ पर ये भी जो है ना, ये भी सीरीज शंट दोनों में होते हैं। यानी कि 4 जो है टोटल 8 टाइप के हो जाएंगे। टोटल 13 डायग्राम है हमारे क्लीपर के, और उन 13 पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल बनेगा, उससे बाद न्यूमेरिकल बनता है। टोटल टाइप्स है, मैंने टोटल टाइप्स आपको बता दी है। टोटल 13 टाइप्स, 13 टाइप्स और 13 टाइप्स के सर्किट्स हैं। तो अगर मैं सर्किट यहाँ पर बताने लग गया अब इतनी शॉर्ट वीडियो में, तो तुम्हारा क्या होगा, ये मिक्सअप हो जाएगा सारा, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा रखा। तो मैं यहाँ पर बस ये मैं क्लीपर में केवल ये टाइप्स लिखने के लिए मैंने यहाँ पर लिया था। मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सबके डायग्राम बताऊँगा। 4 डायग्राम यहाँ पर हो जाएंगे, देन उसके बाद 8 डायग्राम यहाँ पर हो जाएंगे, और 1 डायग्राम ये हो जाएगा। टोटल 13 हो जाएंगे। न्यूमेरिकल बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से, या तो यहाँ से या क्लैम्पर से। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करा रहा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। रीज़न स्किप करने का ये, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये पढ़ाने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे ना तब पढ़ाऊँगा उसके बाद। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कराऊँगा सारे। बाकी अगर आप जानना चाह रहे हो ना, तो अगर आपको पढ़ना ही है तो मैं नीचे प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की देख लेना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की देख लेना। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई सी भी देख लेना। क्लीपर दोनों में पढ़ा रखे हैं मैंने, स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रखा है, उसमें बोर्ड पर नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ लेंगे, इनसे बनेगा न्यूमेरिकल, अगर किसी को न्यूमेरिकल करने का है मन तो इसका। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट भी सेम है। अब मैं बता तो दूँ अच्छा क्लीपर सर्किट क्या होता है। क्लीपर भी हमारा एक सर्किट है, जैसे हमने रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा, क्लीपर भी एक सर्किट है। हम अपने जो कोई इनपुट वेव फॉर्म है उसको रिशेप करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम हमारा क्लैम्पर भी एक ऐसा ही सर्किट है। इसमें जो है वेव फॉर्म क्लैम्प हो जाती है, या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी पूरी, या नीचे शिफ्ट हो जाएगी। क्लीपर में क्या होती है, क्लिप होती है, रिमूव होती है। क्लैम्पर में या तो ऊपर शिफ्ट होगी या नीचे शिफ्ट होगी। 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव क्लैम्पर और एक पॉजिटिव क्लैम्पर। दोनों ही टॉपिक में यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। देखो, अब ये मत कहना कि सर आपने स्किप कर दिया है, क्या वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और इतना ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत स्पीड से समझा दूँ तो तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। फिर अगर समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो के लिंक मिलेंगे तुम्हें। तो आपको क्या जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पूरी जो डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है पहली वीडियोज़ है, वहाँ से देख लीजिएगा आप। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट में नेगेटिव क्लैम्पर के लिए मैंने लिया था, लेकिन मैं अब यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है, नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इनको मैं स्किप ही कर रहा हूँ। अब है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट हमारे वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में क्या है कि वोल्टेज का मल्टीपल देता है। मल्टीपल मतलब उसकी जो पीक वैल्यू होती है उसमें मल्टीपल में आउटपुट हमें मिलता है। 2 मान लो VM है मैक्सिमम पीक वोल्टेज, तो 2 VM, 3 VM, 4 VM। कोई सर्किट ऐसा हमने ड्रॉ किया, जैसे हमने VM अप्लाई किया तो उसका 2 VM आउटपुट दे, जो वो हमारा होता है वोल्टेज डबलर। ठीक है, 3 VM दे यानी कि 3 टाइम्स दे तो वो होता है ट्रिपलर, 4 टाइम्स दे तो क्वाड्रिपलर। क्वाड्रिपलर मैक्सिमम हो, उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने इसमें सर्किट ले रखे हैं तो मैं इनको समझा देता हूँ थोड़ा सा। वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रिपलर मैक्सिमम पूछा जाएगा। डबलर भी जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। ठीक है, एक हमारा हाफ वेव और एक फुल वेव। हाँ, सर्किट ले रखे हैं मैंने, देखो ये फुल वेव का है, ये वाला फुल वेव डबलर का है।
फुल वेव डबलर में इस तरह से ट्रांसफार्मर है, ये डायोड एक इस डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में हो गया। इसमें बस क्या ध्यान रखेंगे, ये जो डायोड है मतलब ये वाला जो है ना, ये कनेक्शन यहाँ पर है इस तरह से, यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव इस डायोड पर तो इधर जाएगा और इस डायोड पे इधर यहाँ आ जाएगा। तो ये डायोड तो रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा, ये फॉरवर्ड में, तो ये फॉरवर्ड में वर्क करेगा। तो ये वाला सर्किट हमारा पूरा क्लोज हो जाएगा इस तरह से, और ये वाला जो सर्किट है इस तरह से, ये वाला ओपन हो गया। तो डायोड D1 की वजह से सर्किट को क्लोज होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। कितने वोल्ट, जितना हम वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मान लो सपोज करो VM हमने अप्लाई किया, यहाँ पर सपोज करो जो भी हमारा ये कितना है VM है, ठीक है। उसके बाद जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ गया तो ये रिवर्स, जब यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पर जाएगा तो ये फॉरवर्ड। तो जो सर्किट बनेगा हमारा वो यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ये क्लोज हो गया। तो अब की बार ये वाला जब सर्किट क्लोज हुआ तो ये कैपेसिटर C2 जो है ये चार्ज हो गया हमारा VM। अगर हम यहाँ पर कोई लोड यूज़ नहीं कर रहे तो ये VM ऑलरेडी चार्ज है, ये VM आपके चार्ज हो गया। तो टोटल मिलके हमें कितना आउटपुट मिल जाता है, 2 VM मिल जाता है। तो इसलिए हम इसको वोल्टेज डबलर यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। फुल वेव, हाफ वेव वोल्टेज डबलर कह लो, या हाफ वेव वोल्टेज डबलर कह लो, या ट्रिपलर कह लो, या क्वाड्रिपलर कह लो, एक ही डायग्राम से हम बना सकते हैं। एक ही डायग्राम से हम हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ट्रिपलर, क्वाड्रिपलर कुछ भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कैपेसिटर डायोड नीचे, फिर कैपेसिटर डायोड ऊपर, फिर कैपेसिटर डायोड नीचे, फिर कैपेसिटर डायोड ऊपर। अगर ये इतने सर्किट भूल जाओ, ये वाले दोनों यहाँ से इस ये वाले जो सर्किट है ना, इधर से बताता हूँ मैं, ये वाले दोनों सर्किट भूल जाओ, बस इतना सर्किट याद रखो यहाँ तक ये। तो इसका जो यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में मिलेगा डबल मिलेगा 2 VM, तो ये हमारा डबलर हो गया। देन जब एक सर्किट, ये हमारा E1 है, वो सॉरी ये ऑड नंबर है 1, ये 2 है E1, फिर उसके बाद ऑड ऐड करेंगे, यानी कि पहले वाला सर्किट उठा के एज इट इज यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ तक देखेंगे ट्रिपलर। फिर उसके बाद हमें ये वाला जो E1 है ये उठा के यहाँ सर्किट रख दिया बिल्कुल एज इट इज, डायोड, वो कैपेसिटर डायोड, तो यहाँ पर जो आउटपुट लेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रिपलर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये हुआ कैसे, देखो हुआ ऐसे, जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सर्किट जो डायोड है फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो ये सर्किट क्लोज हो गया, तो ये कैपेसिटर VM चार्ज हो गया। देन उसके बाद जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो नेगेटिव हाफ हो गई। नेगेटिव हाफ होने पर क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होने पर यहाँ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने पर डायोड ओपन हो गया। डायोड ओपन क्यों हो गया, रिवर्स में चला गया इसलिए ओपन हो गया। जब ओपन हो गया तो ये हमारा VM नेगेटिव हाफ साइकिल का, और ये VM हमारा जो ऑलरेडी चार्ज हुआ था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दोनों ऐड होते हैं 2 VM, और ये इस कैपेसिटर को 2 VM चार्ज करते हैं, और इन दोनों टर्मिनल पे हमें कितना वोल्टेज मिला है 2 VM। तो VM अप्लाई कर रहे हैं, 2 VM मिल रहा है, हाफ वेव वोल्टेज अप्लाई। उसके बाद हमने जब ये सर्किट ऐड कर लिया तो 2 साइकिल होगी, तीसरी साइकिल जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कैपेसिटर क्या होगा हमारा, फिर से ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। तीसरी कौन सी साइकिल अप्लाई करूँ मैं, पहले पॉजिटिव करी, फिर नेगेटिव करी, फिर तीसरी फिर से कौन सी है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव अप्लाई करी तो पॉजिटिव अप्लाई करने पर डायोड फिर फॉरवर्ड, तो फिर शॉर्ट सर्किट। आगे तो इन्हें वोल्टेज नहीं भेजा, क्योंकि फॉरवर्ड मैंने आइडियल में माना है कि 0 ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, VM फिर से चार्ज हो गया, जो डिस्चार्ज हुआ था ये 2 VM था, तो ये 2 VM था, तो ये क्या है रिवर्स बायसिंग में इस बार, तो ये 2 VM है, तो ये ओपन है, तो ये 2 VM इस डायोड, ये फॉरवर्ड में है, तो इस कैपेसिटर को फिर से 2 VM चार्ज कर देता है। तो VM ये होता है, 2 VM ये होता है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज मिल जाती है हमें 3 VM। बात समझ में आई। बहुत ज़्यादा लेंथी यूनिट है, बहुत कुछ है समझाने को। अब देखो मैंने क्लिपर क्लैम्पर स्किप कर दिए, तो ये मत समझ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ लेंगे कि मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं आते। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। मैं समझाने लगूंगा तो पूरी रात या पूरा मतलब एक 4-5 घंटे ले लूँगा आराम से तुम्हारे। फिर तुम कहोगे कि मास्टर वीडियो है, वन शूट वीडियो इतना लेंथी बनाते हैं, तो इसको देखना क्या फ़ायदा ये है, ठीक है। इस वजह से मैं केवल नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा जैसी फिर हमारी अगली नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। तो जब ये फॉरवर्ड होगा तो ये VM था, तो अब ये वाला जब ओपन होगा ना रिवर्स में, तो ये इसको चार्ज कर देगा ये वाला कैपेसिटर, तो ये 2 VM चार्ज हो जाएगा। तो 2 VM ये है, 2 VM ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वाड्रिपलर का हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब मैं अगला टॉपिक बता देता हूँ, जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड, फिर इसके बाद जेनर डायोड के बाद हाँ अभी हमारे स्पेशल पर्पस और रह जाएंगे, ठीक है। जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड इज ए स्पेशल डायोड, ये एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है विच वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन, ये ब्रेकडाउन रीजन में भी वर्क करता है। इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, Z की फॉर्म में होता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स तो वही है, यहाँ पर ये जेनर ब्रेकडाउन हमारा जो हो रहा है ये इसमें भी वर्क करता है, IZ मिनिमम और ये IZ मैक्सिमम ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब इसमें ये नहीं है मेनली तुम्हारे सिलेबस में एज ए शंट रेगुलेटर है, तो शंट रेगुलेटर में 2 कंडीशंस हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये वाला ही पूछ लेता है कभी कभी, इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाता है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, यानी कि जो V है, अगर V जो है VZ से ग्रेटर या इक्वल होगा तो ये इस तरह से वर्क करेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह, वोल्टेज बैटरी की तरह वर्क करेगा। अगर जो V है हमारा, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है, ये VZ से लेस देन होगा, यानी कि जो जनरल ब्रेक मतलब जनरल डायोड का जो वोल्टेज है उससे कम होगा, देन ये ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, ये कंडीशन है इक्विवेलेंट सर्किट में। अब देखो जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, यहाँ पर हमने एक जेनर डायोड यूज़ किया है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये रसिस्टर हो गया, यहाँ पर एक लोड रसिस्टर हो गया RL, यहाँ पर एक करंट होगी जो IR बोल रहे हैं, इसमें जो करंट जा रही है वो IZ मान ली हमने जेनर डायोड में, जो यहाँ पर है वो IL मान ली। ठीक है, तो यहाँ से अगर सीधी सीधी मैं इक्वेशन बनाऊँ तो जो IR होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, IZ प्लस IL के इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर। ये तो एक बेसिक सी कंडीशन होगी हमारी इक्वेशन की। तो हमें करना क्या है, एक बार जो है हमें VI को वेरिएबल रखना है और RL को फिक्स रखना है, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन जो हम देखेंगे उसमें क्या करेंगे, इसको हम वेरी करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फिर हम उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हमने VI को वेरिएबल यूज़ किया, यानी कि उसको हम वेरी करेंगे, इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, और इसको हमने फिक्स कर लिया। जब इसको फिक्स कर लिया तो देखो क्या होगा यहाँ पर, जब पहला केस क्या होगा, इफ़ VI हमारा क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि हम VI को जब इंक्रीज करेंगे तो IR भी हमारा इंक्रीज होगा, ये करंट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जब हमारा ये इंक्रीज होगा तो हमारा जो IL है वो तो हमारा क्यों हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब IL कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा IZ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स है, ये फिक्स है। तो हमने यहाँ पर जब इंक्रीज किया वोल्टेज तो ये बढ़ा, अब ये बढ़ा, तो ये क्या है हमारा IR, तो IZ प्लस IL है। अभी जो IL है ये तो फिक्स हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट किस में होगा, टोटल फिर इसमें होगा IZ में। लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, जो मैक्सिमम IZ है, IZ मैक्सिमम जो है, IZ मैक्सिमम जो होता है बस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, I इज टू V अपॉन R होता है। तो V क्या हो गया हमारा, VI माइनस VZ हो गया अपॉन R, यानी कि यहाँ से IR क्या हो गया, VI माइनस VZ अपॉन R की वैल्यू होगी। ठीक है, और IR इंक्रीज होने पर IZ भी इंक्रीज हो रहा है, और IL हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैंने जैसा अभी तुम्हें सर्किट में बताया। और ये मैक्सिमम कितना इंक्रीज होगा, IZ मैक्सिमम तक इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ये है ना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे, VI जो अभी हमने वेरिएबल है ना, तो इसको इंक्रीज कर लिया, अब डिक्रीज करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जब इसको डिक्रीज करेंगे तो जो IR है उसमें भी डिक्रीमेंट होगा, यानी कि जब इसको डिक्रीज करेंगे तो इसमें भी डिक्रीमेंट होगा। लेकिन ये तो फिक्स है हमारा, तो ये कांस्टेंट रहेगी, तो डिक्रीमेंट किस में होगा, IZ में। और मिनिमम कितना डिक्रीमेंट हो सकता है, मैक्सिमम मतलब कितना मिनिमम तक जा सकता है, IZ मिनिमम तक जा सकता है, बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है सेम। IR इंक्रीज करेंगे तो VI माइनस VZ हो गया अपॉन R, ये तो वही इक्वेशन होगी। तो IR डिक्रीज किया तो IZ डिक्रीज हो गया, और IL हमारा कांस्टेंट है। कितना डिक्रीज होगा, IZ मिनिमम तक डिक्रीज होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, अब हम क्या करेंगे, इसको VI को तो फिक्स कर देंगे और RL को जो है उसको हम वेरी करेंगे। तो जब RL वेरी करेंगे तो हमारा IL वेरी होगा, IL वेरी होगा तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम इंक्रीज करेंगे तो IL भी हमारा क्या होगा, IL हमारा क्या होगा, जब रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो करंट हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होगी तो हमारा IR जो है वो तो कांस्टेंट हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पर, क्या बताया मैंने, हमने इसको फिक्स रखा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ये हमने पहले इंक्रीज किया तो ये डाउन हुआ, तो ये डाउन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये जो IZ पर इफेक्ट पड़ेगा, ना कि IR पर। IR तो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्लियर। तो जब ये हमारा IR फिक्स हो गया तो ये जो IZ है हमारा, IL है, जब ये डिक्रीज होगा किसकी वजह से, IL डिक्रीज होगा RL इंक्रीज होने की वजह से, तो हमारा जो है IZ जो है वो क्या हो जाएगा, जो भी बढ़ेगा फिर IZ ही बढ़ेगा। यानी कि मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब समझो क्या है, ये फिक्स है वैल्यू, ये हमने घटाई। ठीक है, तो ये तो मान लो 5 है। ठीक है, जैसे मान लो ये 5 है, तो मान लिया मैंने क्या माना, ये 2 है और ये +3 है। अब मैं इसको घटा रहा हूँ, मान लो 2 कर दिया, तो बढ़ेगा कौन सा, फिर ये बढ़ेगा ना 3, जब भी तो 2 + 3 मिलकर 5 बनेगा ना। तो IZ इंक्रीज होगा जब ये डिक्रीज होगा। क्लियर, जब ये फिक्स होगा तो IZ इंक्रीज कितना होगा, IZ मैक्सिमम तक जाएगा। बस ऐसे ही जब हम इसको RL को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो IL हमारा इंक्रीज होगा, IL इंक्रीज होगा तो IZ जो है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मिनिमम IZ मिनिमम तक डिक्रीज होगा। बस ये हमारा क्या था, एज ए शंट रेगुलेटर हमारा क्या हो गया, जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब 3-4 टॉपिक और बच रहे हैं। टनल डायोड, टनल डायोड में अभी ये लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़ लेंगे, समझा दे रहा हूँ। टनल डायोड जो है हमारा स्पेशल पर्पस डायोड है।
हैविली डोप डायोड है, डोपिंग बहुत ज़्यादा कराते हैं। जो हमारा सिंपल डायोड होता है, जो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना सिंपल, उसके कंपैरिजन में उसके रेस्पेक्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा डोपिंग कराते हैं। ठीक है, एक इसमें टर्म होती है टनलिंग इफेक्ट। एक्चुअल में होता क्या है, टनल डायोड को बोल रहे हैं, टनल का मतलब होता है सुरंग। तो यानी कि जब हमने जैसे मान लो ये कोई डायोड है, बीच में डिप्लीशन लेयर है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है, समझाने के पर्पज़ में बता रहा हूँ। ठीक है, ये डायोड है, इसके बीच में क्या होगी, डिप्लीशन लेयर। तो अब जैसे हमने इसमें डोपिंग करी बहुत ज़्यादा, तो डिप्लीशन लेयर में क्या हो जाता है, टनल क्रिएट हो जाते हैं, यानी सुरंग क्रिएट हो जाती है, जिससे स्टार्टिंग में हमने जब बैटरी अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में उस टनल के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सैचुरेशन पॉइंट पहुंचा, मतलब करंट जो है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जो टनल मिले थे वो क्या हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा सा, जैसे एक छोटा सा रूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, बहुत सारे, और वहाँ पर कोई इमरजेंसी लगा दी, एक छोटा सा गेट है, बहुत बड़ी इमरजेंसी लगा दी कि बहुत जल्द तुम्हें रूम यहाँ पर ये खाली करना है, यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा जो भी है। तो जो होल के पास से, छोटे से गेट के पास से, वो तो एकदम बाहर निकल गए, लेकिन वहाँ पर जैसे ही सबको पता चला, सभी इकट्ठे हुए तो भीड़ लग गई, तो जो फ्लो था निकलना है वो धीरे धीरे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि कम हो गया, भीड़ जैसे इकट्ठी हो जाएगी। तो वही सेम यहाँ पर टनल क्रिएट हुए हाई डोपिंग की वजह से, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन पास हो गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए पास होने। तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो हुआ, लेकिन फिर करंट क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो ये हमारा डिक्रीमेंट हुआ, तो वो जो डिक्रीमेंट हो रहा है करंट में, वो नेगेटिव रेजिस्टेंस कंडीशन होती है। लेकिन जब हमने वोल्टेज अप्लाई करा रखी है, तो धीरे धीरे डिप्रेशन लेयर भी तो रिड्यूस हो रही है साथ के साथ, तो ये फिर एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि डिप्रेशन लेयर रिड्यूस हो जाएगी, फिर नॉर्मल करंट हमारी फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, जैसे सिंपल डायोड में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमारा टनलिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, मैं ये दिखा देता हूँ, देखो हमने स्टार्टिंग में जो टनल डायोड, जो टनल की वजह से करंट फ्लो हुआ, वो यहाँ से यहाँ तक हुआ, टनलिंग इफेक्ट हो गया हमारा। यहाँ से फिर क्या हुआ, वो डिक्रीमेंट हुआ, नेगेटिव रेसिस्टेंस वाली कंडीशन होगी, देन उसके बाद डिप्लीशन लेयर रिड्यूस होगी, तो उसके बाद नॉर्मल डायोड की तरह करंट फ्लो नहीं स्टार्ट होगी। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत पूछी जाती है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ए बी सी, और ए बी पॉइंट ए टू बी क्या हो रहा है ये लिखा हुआ है, बी टू सी क्या हो रहा है ये, और सी के बाद क्या हो रहा है ये, सब लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। इसकी एप्लीकेशन है, माइक्रोवेव एप्लीकेशन हैं, माइक्रोवेव ऑसिलेशन में यूज़ करते हैं, बाइनरी मेमोरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इंपॉर्टेंट है, टनल डायोड और एलईडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब किस पर वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो इसको बता देंगे, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करती है, फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसे हमारा कोई मटेरियल है, उसमें एक कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड है, तो कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जब वो वैलेंस बैंड की तरफ मूव कर रहा होता है, तो अपनी जो एक्सेस एनर्जी है वो इन दोनों बैंड के बीच में वो लाइट की फॉर्म में क्या करता है, एमिट कर देता है, लाइट की फॉर्म में एमिट करके रिड्यूस करता है, तब वो वैलेंस बैंड में पहुंचता है। तो ये प्रिंसिपल हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल कहलाता है, उस पर हमारी एलईडी वर्क करती है। ठीक है, सिंपल सिलिकॉन और जर्मीनियम से नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूसिंग जो है ना, ये हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है हमारी, जो सिलिकॉन और जर्मीनियम है, लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, मटेरियल नहीं है, हीट प्रोड्यूसिंग मटेरियल है, तो इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। तो मटेरियल कौन से यूज़ करते हैं हम, ये वाला एक तो GN यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लू कलर में भी, वाइट कलर में भी, और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस रेड कलर के लिए, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस ऑरेंज कलर के लिए भी। वोल्टेज है कितने पर, ये रेड कलर 1.8 वोल्ट पर प्रोड्यूस करता है या एमिट करता है, ऑरेंज 2 वोल्ट पर, गैलियम फॉस्फोरस जो है हमारा ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से कलर का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे एक बारी। ये मैंने यहाँ पे ले लिए थ्योरी अच्छी खासी, जिससे आपको मिल जाए, ये डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लेंगे, और ये इसकी एप्लीकेशंस याद कर लेंगे। ठीक है ना, ये मैंने, आप PDF मिल जाए ना आपको, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है। ठीक है, ये फोटो डायोड है, जैसे LED है, जस्ट इसका अपोजिट है। LED लाइट एमिट करती है, लेकिन फोटो डायोड में हम क्या करते हैं, फोटोन्स एमिट कराते हैं अपने किस पर, डायोड पर। ठीक है ना, क्लियर। तो ये रहा इसका डायग्राम, यहाँ पर हमने क्या करा, इंसिडेंट फोटोन, यहाँ पर जो है ये रिवर्स बायसिंग में एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, यानी कि फोटोन इस पर अप्लाई कराते हैं। ठीक है, बस ये हमारा क्या होता है, उससे डिप्लीशन लेयर रिड्यूस होती है और करंट फ्लो हो जाती है उसमें अच्छी खासी। ठीक है, ये यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिखा रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये इसकी क्या होगी, एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, आप सपोर्ट करेंगे तो हम मेहनत करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ आपके लिए। मैं कोशिश करूँगा एक मॉडल पेपर ज़रूर दे दूँ, क्योंकि मॉडल पेपर का जो फीडबैक अगर आप पिछली बार का देखेंगे तो बहुत अच्छा था, बहुत काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से फंसे थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से ख़त्म करा के 5 यूनिट की, ये यूनिट सबसे लेंदी थी इसमें, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी। आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो छोटी ही रहेंगी। ठीक है, क्लियर।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।